एरर एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं। देखिए एरर, पहले तो समझिए एरर का क्या मतलब है। यहाँ पर फिजिक्स के अंदर हम बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, एंड उन फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट की भी बात हमको करनी पड़ेगी। तो ऐसा हो सकता है कि लेट कोई क्वांटिटी थी जिसका जो नोन वैल्यू होती है हमारे लिए, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट हम कितना लेके चलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ओके, बट ऐसा हो सकता है कि आपने किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू जब जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो जी की वैल्यू आपको 9.8 ना मिल करके जो आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है उसके बेसिस पे आपको जो वैल्यू मिली, लेट वो 9.7 मीटर पर सेकेंड ही निकल कर आ रही है। तो आपको क्लियर हो रहा है कि भाई ये जो वैल्यू है इसमें कुछ एरर है ना, एरर है इसमें। ये ट्रू वैल्यू जो थी इससे कुछ डिफरेंट मिली है आपको ये मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों के में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो हम बोल रहे हैं कि बेसिकली रीडिंग में आपको कुछ एरर मिल रही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू and the measured value of a quantity is known as error in measurement। इसको ही हम एरर इन मेजरमेंट बोल रहे हैं। ओके, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं फिर, कि भाई अभी तो मैंने एक आपको बताया है कि एरर हम बोल किसको रहे हैं। एरर को भी हमने क्लासिफाई कर रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, एरर कितने टाइप की हो सकती है। तो शॉर्ट में कुछ बातें करेंगे। देखो कई कई तरह के एरर है, उसमें से फर्स्ट टाइप है यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर और कंट्रोलेबल एरर, दोनों एक ही हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर एंड कंट्रोलेबल एरर क्या होती है? बेसिकली ऐसी एरर्स जिनका रीजन हमको नोन हो, मींस दोज एरर्स whose causes are known। ओके, उन सारी एरर्स को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर। भाई अगर हमको पता है कि इस रीजन की वजह से एरर आ रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उस रीजन को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। अगर कोई सिस्टमैटिक एरर है, हमको उसका रीजन पता है, तो हम उस रीजन के ऊपर काम कर सकते हैं, हम उसको एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सिस्टमैटिक एरर ही कंट्रोलेबल एरर है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो ड्यू टू known reason, these can be minimized। ठीक है। अब ये जो सिस्टमैटिक या कंट्रोलेबल एरर है ये भी कई टाइप की हो सकती है। देयर आर फर्दर सम कैटेगरी ऑफ दिस एरर। देखो ये जो सिस्टमैटिक एरर है ये भी कई टाइप की हो सकती है, इसमें से कुछ एग्जांपल हैं। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या है बेटा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, मतलब आपने जो इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, हो सकता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वही एररनेस है, मतलब उसमें ही फॉल्ट है ना। वो इंस्ट्रूमेंट जो आपने ले रखा है उसी में कुछ एरर है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट आपके पास। दूसरा है टाइप
एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर ये क्या है भाई? ऐसा हो सकता है कि भाई जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, उनके चेंज होने से कुछ एरर आ रही हो हमारे एक्सपेरिमेंट की रीडिंग में, है ना? जैसे कि आप सपोज करिए कि भाई आप किसी सिंपल पेंडुलम को लेकर के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि भाई आपने जो वायर यूज कर रखा है, कोई मेटेलिक वायर है, टेम्परेचर बढ़ा, वो मेटेलिक वायर जो है वो एक्सपेंड कर गया, है ना? इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हुई। या फिर ऐसा ही कोई एग्जांपल कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया, आप किसी अदर पोजीशन पे गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है कुछ वहां पर, कुछ हाइट पे चले गए, कुछ एल्टीट्यूड पे चले गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है कुछ। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर और कुछ ऐसे ही फैक्टर हैं, इन सब का जो इफेक्ट होगा रीडिंग में, उसको हम एज अ इन्वायरमेंटल एरर लेने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो एक्सटर्नल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, इन सब का जो इफेक्ट आपको दिख रहा है, उन सबको एनवायरमेंटल एरर में लेंगे। ओके, नेक्स्ट ऐसा ही है एक ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर ये क्या है? ऑब्जर्वेशनल एरर, सपोज आपके पास जो एपरेटस था, जो आपने अरेंजमेंट बनाया हुआ है, उसमें जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं वो तो सब सही थे, बट आपने ही उनको इम्प्रॉपर सेटिंग कर रखी है। जैसे कि आप सपोज करिए कहीं पे स्क्रू को टाइट करना था, आपने उसको सही से टाइट नहीं किया हुआ है, या फिर गलत पोजीशन पे गलत स्क्रू को टाइट कर रखा है, या ऐसा कुछ भी। तो इम्प्रॉपर सेटिंग अगर आपने ऑपरेटर्स की कर रखी है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगी वो ऑब्जर्वेशनल एरर है, ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक या कंट्रोलेबल एरर थी। अब नेक्स्ट आ रहा है यहां पर रैंडम एरर। रैंडम एरर, देखिए रैंडम एरर क्या है। अब सपोज करिए आपने जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उसमें जो रीडिंग आप ले रहे हैं, उसमें आपने ये सारी चीजें चेक कर ली कि क्या कहीं कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर तो नहीं है। आपने देखा नहीं, इंस्ट्रूमेंट तो सही है हमारे पास। फिर आपने देखा एनवायरमेंटल एरर तो कोई नहीं आ रही है। क्या कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रीडिंग डिफरेंट मिल रही है। आपने देखा कि लेट ये भी सही है। फिर आपने चेक किया कि क्या ऑब्जर्वेशनल एरर तो नहीं है, सब कुछ सही सही हमने सेट कर रखा है। तो आपने देखा ये भी सही है, मतलब सिस्टमैटिक एरर नहीं मिली आपको। अब आपको कोई रीजन मिल ही नहीं रहा है। क्या हुआ कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें आपको कोई रीजन अब मिल ही नहीं रहा है कि ऐसा कौन सा रीजन जिसकी वजह से हमारी जो रीडिंग है वो ट्रू रीडिंग से थोड़ी सी डिफरेंट आ रही। तो अब इस केस में जब आपको रीजन नहीं मिल रहा है एरर का, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, किसी अननोन रीजन की वजह से होने वाली जो एरर है उसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। तो इसको आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए, दीज आर ड्यू टू unknown causes, therefore they occur irregularly and variable in magnitude। अब देखिए रैंडम एरर है, हमें रीजन ही नहीं पता। तो ऐसा हो सकता है कि भाई आप अलग अलग बार सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आपको अलग अलग बार रीडिंग अलग अलग मिल रही है। मतलब जो एरर है वो खुद भी इरेगुलर है। ओके, तो अलग अलग बार आपको अलग अलग एरर मिल रही। जैसे कि अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था कि लेट आप जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना? एंड जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपल पेंडुलम का हेल्प ले रखी है। आपको दिख रहा है कि भाई एक बार आपको वैल्यू मिली 9.7,
फिर एक बार वैल्यू मिली आपको 9.9, फिर एक बार मिल गई 9.76, है ना। इस तरह से आपको अलग अलग बार अलग अलग वैल्यूज मिल रही, एंड आपको सिस्टमेटिक एरर भी कहीं कोई नहीं मिली, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या बोलेंगे, रैंडम एरर है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी अलग अलग टाइम पे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है समझिए। अब भाई रैंडम एरर तो वो है जिसका रीजन ही हमको नहीं पता है, एंड जिस चीज का हमको रीजन नहीं पता, क्या हम उस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अब आप बोलेंगे सिंस द रीजन इज नॉट known precisely, since the reason is not known precisely, they cannot be eliminated completely, हम इनको completely eliminate नहीं कर सकते, है ना। बताइए समझ पा रहे हैं, ओके। बट 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 हम क्या कर सकते हैं, देखिए समझिए। एक पर्सन किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है एंड बार बार वो देख रहा है कि हर ऑब्जर्वेशन में सेम कंडीशन रख रहा है, वो सारी चीजें सेम रख रहा है, बट हर ऑब्जर्वेशन में जो डिफरेंस, जो जो रीडिंग है वो डिफरेंट मिल रही है उसको बार बार। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। लेट हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है, हम क्या कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम की हेल्प से, ये देखो ये सिंपल पेंडुलम मैंने लिया, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वाइब्रेट करा रहा हूँ। मैं टाइम पीरियड नोट करूंगा इसका, कितना है इसका टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन का, एंड उसको नोट करके लेट मैं उस टाइम पीरियड का यूज किसी फॉर्मूले के अंदर कर रहा था। मुझे हर बार स्लाइटली डिफरेंस, यहाँ डिफरेंट वैल्यू मिलती जा रही है बार बार। तो अब क्या करें, लेट मैंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया टाइम पीरियड, अब एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि लेट मैंने फर्स्ट टाइम जब ऑब्जर्व किया तो टाइम पीरियड मुझे 1.26 सेकंड मिला सपोज। नेक्स्ट टाइम जब मैंने इसको काउंट किया तो ये 1.24 सेकंड था, नेक्स्ट टाइम ये 1.28 सेकंड हो गया, नेक्स्ट टाइम ये 1.22 सेकंड मिला, वापस से किया ये 1.23 सेकंड मिला। तो अब हर बार ऑब्जर्वेशन करने आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू मिलती जा रही है, मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो अब क्या करें, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इन सारी मेजर्ड वैल्यू का अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। क्या करने वाले हैं, इन सब का एवरेज निकाल देंगे। अर्थमेटिक मीन हमने यहाँ पर इनका कैलकुलेट कर दिया, एंड उस वैल्यू को हम मेजर्ड वैल्यू लेने वाले हैं, एज अ मेजर्ड वैल्यू हम उसको कंसिडर करने वाले हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम निकालेंगे, ओके, उतनी ही ज्यादा क्लोज हम पहुंचेंगे ट्रू वैल्यू के। समझिए बात, मैं जितनी ज्यादा इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालूंगा उतना ज्यादा मुझे क्या मिलेगा, ट्रू वैल्यू के क्लोज रिजल्ट मिलेगा, मतलब एरर जो होगी वो कम होती जाएगी लगातार। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए रैंडम एरर्स can be reduced can be reduced by repeating the observations, by repeating the observations by repeating the observations a large number of times. A large number of times, ठीक है, and taking the arithmetic mean, and taking the arithmetic
मैटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट। क्या है पॉइंट, देखिए, इफ द नंबर ऑफ observations if the number of observations is made n times, the number of observations is made n times, then the random error reduces to 1 by n times। अब ये पॉइंट समझिए, इस पॉइंट को देखिए, ये जो इसके जस्ट ऊपर वाला स्टेटमेंट था उस पे बेस्ड है ये। भाई आप जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या करना है, उन सबका अर्थमेटिक मीन लेना है। और मैंने बोला कि आप ट्रू वैल्यू को उतनी ही क्लोज पहुंचेंगे। तो अब यहाँ से ये रिजल्ट हमने कंक्लूड किया हुआ है कि बेसिकली अगर हम n टाइम्स ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाएंगे तो जो रैंडम एरर है वो 1 by n टाइम्स हो जाएगी। क्लियर? ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जा रहे हैं, रैंडम एरर कम होती जा रही है, एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। अब देखिए एक एरर होती है यहाँ पर, ग्रॉस एरर। ये क्या है, इसको भी समझ लीजिए। सपोज करिए कि आपने सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, किसी तरह का कोई फॉल्ट भी नहीं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, सारी की सारी चीजें एकदम ओके थी, सिस्टमैटिक एरर नहीं थी। आपने क्या यहाँ पर प्रॉब्लम की कि जो रीडिंग आपको नोट करनी थी, रीडिंग लेट कहीं पे आपको लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए आपने स्केल को रखा है ना, आप मेजर करना है लेट, यहाँ पर आपने मेजर किया। यहाँ पर जब आप लेंथ मेजर करने आपने ध्यान नहीं दिया, जीरो वाला पॉइंट थोड़ा शिफ्ट हो गया आगे। तो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया कि जीरो वाला पॉइंट यहाँ पर तो था ही नहीं, जीरो वाला पॉइंट तो कहीं और था। तो आपने लेंथ को मेजर करने के लिए आपने इस पॉइंट की रीडिंग ले ली, ये इस पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है, आपने लेंथ बता दिया इतनी होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से ये एरर आ गई, उसने रीडिंग ही सही से नहीं ली केयरफुली। तो अब इस केस में, अब इस रीडिंग पे बेस्ड जो भी कैलकुलेशन है आगे, वो सारी की सारी कैसी हो जाएगी, उसमें एरर होगी, फॉल्टी होगी, है ना। तो इस तरह की जो एरर होगी जिसमें आप रीडिंग में कोई एरर हो गई, या फिर कैलकुलेशन में कोई एरर हो गई, या फिर जो आप मेजर कर रहे हैं वैल्यू उसके रिकॉर्ड ही आपने गलत ले रखे हैं, इस तरह की चीजों पे बेस्ड जो एरर होगी उसको हम ग्रॉस एरर बोलने वाले हैं। क्या है बेटा वो? ग्रॉस एरर। ठीक है, ओके, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, any error due to mistakes in taking, reading or calculating the measurement results, इनकी वजह से कोई एरर अगर आएगी ये तो ग्रॉस एरर। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल वाले पार्ट में, जैसे कि ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, देखिए समझिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर का क्या मतलब है। सपोज करिए कि कोई क्वांटिटी थी, उस क्वांटिटी को हम मेजर करना है, ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू। ओके, तो आप जब उस क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो आपको क्या होगा, अलग अलग ऑब्जर्वेशन में अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है, रैंडमाइजेशन की वजह से, रैंडम एरर की वजह से, है ना।
तो लेट यहाँ पर मैंने बोला कि एक क्वांटिटी थी ए जिसको मैं मीजर कर रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम इसको मीजर किया तो ये A1 मुझे मिली, सेकंड टाइम इसकी वैल्यू मुझे मीजर होकर के A2 मिली, थर्ड टाइम इसकी वैल्यू मुझे A3 मिली। ऐसे ही मैंने n ऑब्जर्वेशंस परफॉर्म किए एंड हर बार मुझे इस तरह से कुछ रीडिंग मिलती रही। तो n ऑब्जर्वेशंस में मुझे A1 टू AN इस तरह से करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज मिली हुई हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आपको पता है कि एक्चुअल में कौन सी मेजर्ड वैल्यू, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको लिखने के लिए हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे सारी की सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का, सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का। तो अरिथमेटिक मीन निकाल दिया, देखो हमने क्या निकाल दिया, मीन निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज कैसे निकलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड अप टू AN डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो एवरेज निकाल दिया है। अब एवरेज वैल्यू आपको जो मिली, अब इस एवरेज को चाहें आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इसको हम सिग्मा के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, 1/n टाइम्स ऑफ सिग्मा AI वेयर I इक्वल 1 टू I इक्वल टू n तक जाएगी वैल्यू। तो ये इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके, सिग्मा के फॉर्म में। बट अभी आप इस वाले पार्ट को कॉन्सेंट्रेट करिए कि मैंने क्या किया, सारी की सारी ऑब्जर्व वैल्यूज का एवरेज निकाल दिया। अब जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, अब देखिए सपोज कोई ऐसी क्वांटिटी जिसकी ट्रू वैल्यू आपको नोन ही नहीं है, अब ट्रू वैल्यू नोन ही नहीं है तो अब क्या करें भाई, जब हम एरर लिखते हैं तो ट्रू वैल्यू के साथ डिफरेंस लिखते हैं। आपको ट्रू वैल्यू ही नहीं नोन है तो अब क्या होगा, तो अब इस केस में जो आपने यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकाली है, एवरेज वैल्यू, ओके, वही एवरेज वैल्यू एज अ ट्रू वैल्यू काउंट होने वाली है। समझ पा रहे हैं, इस ऑब्जर्वेशन, इन सारी ऑब्जर्वेशन से आपने जो ट्रू वैल्यू यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकाली है, उसी एवरेज वैल्यू को हम एज अ ट्रू वैल्यू कंसिडर करेंगे। अगर आपको ट्रू वैल्यू नोन नहीं है तो, अगर गिवन है तो नहीं करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो करेंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इफ द ट्रू वैल्यू of the quantity is not known, then mean value can be taken as true value। हम मीन वैल्यू को ही एज अ ट्रू वैल्यू कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, ओके। देखिए अगर ऐसा है, आपने इसी को ट्रू वैल्यू की तरह कंसिडर कर लिया, तो आपने जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए थे उन सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस में आपको क्या एरर मिलने वाली है, उन सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस में आपको क्या एरर मिलने वाली, देखिए आप फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि भाई आपने जो ट्रू वैल्यू निकाली है वो ये AM है, भाई मीन वैल्यू ही ट्रू वैल्यू, तो मैं इसको ट्रू वैल्यू बोलूंगा, ट्रू वैल्यू ये है एंड मेजर्ड वैल्यू ये है। दोनों का जो डिफरेंस है वो है एरर इन फर्स्ट आइटरेशन। फर्स्ट टाइम जब आपने एक्सपेरिमेंट किया उस ऑब्जर्वेशन में आपको जो एरर मिली वो ये है। देन सेकेंड टाइम जब आपने वैल्यू का फाइंड आउट की थी तो A2 है, तो AM माइनस A2 इज द एरर इन सेकेंड केस। ऐसे ही थर्ड केस में भी सेम चीज रिपीट करी, फोर्थ में भी ऐसे ही रिपीट किया, सिक्स में भी रिपीट किया, ठीक है, फिफ्थ में भी रिपीट किया। देन ऐसे nth टाइम जब आपने वैल्यू को मेजर किया था उस केस में जो एरर थी वो ऐसे लिखी जा सकती है। बताओ ठीक है क्या, इन सारी वैल्यूज को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ये है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। क्या है बेटा, ये एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। ये क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन nth ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर हमने फाइंड आउट यहाँ पर की हुई है। ठीक है,
एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के बाद अब क्या करेंगे? अब ये सारी की सारी जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली है, अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो मीन वैल्यू आई है ये A1 A2 A3 इनमें से कुछ से ज्यादा होगी। मीन का मतलब ही हुआ इनके बीच में कहीं पर आने वाला है, तो A1 A2 A3 इनसे कुछ ज्यादा हो सकती है या इनमें से कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिनसे कम हो सकती है। तो जब आप ऐसे डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इसमें से जो एब्सोल्यूट एरर आई है, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस में ये एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव आई होगी एंड कुछ में ये एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी आई होगी, है ना? ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे। क्या करेंगे? मीन, एवरेज निकालेंगे। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपको मिलेगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर। क्या मिलने वाला आपको? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। एवरेज एब्सोल्यूट एरर जो है वो ऐसे लिखी जाएगी ना, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 ऐसे ही डेल्टा AN, इन सब का सम डिवाइडेड बाय n, ऐसे ही लिखी जाएगी। बताइए ठीक है? बट ध्यान देने वाली बात ये कि इनमें कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव हैं, तो अब हम अगर पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें एब्सोल्यूट जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर है उसमें यहाँ पे लेट ये पॉजिटिव हुआ ये निगेटिव हुआ, तो आपस में ये दोनों मिलकर जीरो भी हो सकते हैं, एरर जीरो मिल गई एवरेज। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इन सब के केवल और केवल मैग्नीट्यूड को ले रखा है, हमने इसका मॉड ले रखा है, हम इनकी पॉजिटिव वैल्यूज को लेने वाले हैं। ठीक है, इन सब की पॉजिटिव वैल्यूज को हमने लिया, देन ऐड किया, देन n से डिवाइड किया। अब जो हमको क्वांटिटी मिल रही है इसको हमने बोला हुआ है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ओके ठीक है, अब इस क्वांटिटी को भी आप चाहें तो उसी फॉर्म में लिख सकते हैं जो स्टैंडर्ड था, हमने जो ऊपर लिखा हुआ है उस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 1/n टाइम्स ऑफ डेल्टा A I, I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, I1 एक बार रखेंगे, एक बार I2 रखेंगे, एक बार I3 रखेंगे, उन सब का समेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू आपको जो मिली है वो AM है। ठीक है, जो आपको एरर मिली है, एरर, वो डेल्टा AM है। तो ये है मीन वैल्यू एंड ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये दोनों चीजें आपने फाइंड आउट कर ली, तो अब हम एरर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप बोलोगे जो फाइनल रीडिंग होगी, फाइनल रीडिंग, फाइनल मेजर्ड वैल्यू, उसको आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? ये इस रिप्रेजेंटेशन को समझिए, इसको समझिए। यहाँ पर मैंने जब इसको रिप्रेजेंट किया है तो अब यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू यहाँ पर लेते हैं, बट ट्रू वैल्यू के यहाँ पर हमने अभी इसी मीन वैल्यू को ही हमने ट्रू वैल्यू लिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर लिखा है प्लस माइनस डेल्टा AM। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर हमने देखे हैं अगर, तो हमने ऑलरेडी इन सबका मॉड ले लिया था, बट ऐसा हो सकता है कि अब जब देखें आप यहाँ पर, तो जब आपने इसको पॉजिटिव ले लिया है फोर्सफुली, तो अब जो मीन वैल्यू थी उससे इतनी ही वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, इतनी ही वैल्यू कम भी हो सकती है। तो हमने स्टैंडर्ड क्या बना दिया कि प्लस माइनस दोनों ही केसेस यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, AM प्लस डेल्टा M या AM माइनस डेल्टा M, इस रेंज में कोई भी रीडिंग आपको मिल सकती है। ठीक है, तो हमने रिप्रेजेंट ही इसको ऐसे कर दिया कि ये हो गई इसकी फाइनल वैल्यू। समझ पा रहे हैं? तो ये था एब्सोल्यूट एरर का केस, एब्सोल्यूट एरर का केस चल रहा था, ये एब्सोल्यूट एरर हमने इसको बोला हुआ है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। अब इसी तरह से यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, देखो, रिलेटिव एरर। अगर आपको एब्सोल्यूट एरर क्लियर हुआ है कि किसको एब्सोल्यूट एरर बोला है, कैसे हमने रिप्रेजेंट किया उस एब्सोल्यूट एरर की हेल्प से, तो अब यहाँ पर रिलेटिव एरर को लिखना काफी आसान है। रिलेटिव एरर को कैसे डिफाइन करना है, देखिए, रिलेटिव एरर किसी भी क्वांटिटी में आपको लिखनी है अगर, तो आप बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर लिखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर लिखिए
एंड इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए मीन वैल्यू से। मतलब अभी हम पीछे के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, पीछे कॉन्टेक्स्ट में जो हमने पीछे लिखा हुआ है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये थी, डेल्टा एम यही था ना, इसको डिवाइड कर दिया हमने, किससे डिवाइड कर दिया है, मीन वैल्यू से। अब जो ये क्वांटिटी आपको मिल रही है इसको हम बोल रहे हैं रिलेटिव एरर। ये क्या है बेटा, रिलेटिव एरर है। अब इसी तरह से रिलेटिव एरर जैसे आपने लिखा है, वहीं इसी रिलेटिव एरर की हेल्प से हम परसेंटेज एरर भी लिख सकते हैं। परसेंटेज एरर क्या होगा, तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज एरर, कि इतने परसेंट की एरर निकल कर आ रही है। ठीक है, बताइए समझ पा रहे हैं यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। अब एरर का प्रोपोगेशन क्या है भाई, प्रोपोगेशन ऑफ समथिंग आप देखें तो आपने पढ़ा होगा, जैसे लाइट का प्रोपोगेशन, वेव का प्रोपोगेशन। एरर का प्रोपोगेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, समझिए। देखिए सपोज करिए कि कोई क्वांटिटी है एक्स, वो जो एक्स क्वांटिटी है वो आपने दो क्वांटिटी ए एंड बी इन दोनों के सम से फाइंड आउट कर रखी है, ऐसा केस हो सकता है, या फिर आपने इन दोनों के प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर रखी है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप एक्स को अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ए एंड बी को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे पहले, देन इनका सम करेंगे, या फिर सेकंड केस में आप इनका प्रोडक्ट करेंगे। अगर ए एंड बी के मेजरमेंट में आपने कुछ भी एरर कर दी, अगर ए एंड बी के मेजरमेंट में कुछ भी एरर हो रही है, तो वही एरर रिस्पॉन्सिबल होगी एक्स में आने वाली एरर के लिए। तो आपने एक पॉइंट पर किसी कई फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में अगर एरर हुई, तो उससे लिंक जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको आप वहां पर सॉल्व करने वाले थे उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से, उन सब की वैल्यूज में आपको एरर मिलने वाली है। अगर मैं एक ही एरर मेजरमेंट में एरर ले आऊंगा, एरर हो जाएगी अगर, तो एक्स की भी फाइनल वैल्यू जो आपको मिलने वाली है उसमें एरर मिलने वाली है ना। तो अब क्या हो रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं कि एरर प्रोपोगेट कर रही है। तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं इसमें, तो फर्स्ट केस तो इसमें ये है कि एडिशन का केस है, अगर दो क्वांटिटीज के बीच में, तो हम क्या करेंगे, तो इन एडिशन लेट दो क्वांटिटी थी ए एंड बी, इन दोनों के सम से हम एक क्वांटिटी है एक्स जिसको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल है ए प्लस बी के। ठीक है, आपको गिवन है कि लेट ए जो है क्वांटिटी ए, वो इस तरह से रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ पर जब आप ऐसे लिख रहे हैं ए को, तो इसका मतलब है ये ए की ट्रू वैल्यू है, एंड ये ए की वैल्यू में, ए की मेजर्ड वैल्यू में होने वाली मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है ना, तो ए को हमने ऐसे लिखा है, एंड बी को ऐसे लिखा है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये मीन वैल्यू होगी बी की, एंड ये क्या होगा, ये एब्सोल्यूट, ये मीन एब्सोल्यूट एरर होगी बी की वैल्यू में। ठीक है, जब आप इस तरह से इसको रिप्लेस करेंगे, एक्स इक्वल हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। एक्स, अब एक्स को समझिए, जब आप यहाँ पर दोनों की रेंज लेकर के चल रहे हैं, तो बी की भी एक फिक्स्ड वैल्यू थोड़ी आई, सॉरी एक्स की भी कोई फिक्स्ड वैल्यू थोड़ी आई। जब आप यहाँ पर इन दोनों को ऐसे रिप्लेस करेंगे, तो एक्स की भी वैल्यू में आपको एरर मिलने वाली है। एरर मिलने का मतलब कि अब एक्स को भी आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है ना, तो एक्स की जगह पर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स रखा हुआ है, यहाँ पर ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसा रख दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस माइनस डेल्टा ए
प्लस डेल्टा बी एक ब्रैकेट में, ऐसे लिख सकते हैं? बोलो, मैंने रीअरेंज किया है केवल सारी चीजों को, ऐसे लिख सकते हैं? ये इक्वल होगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? कंपेयर करिए यहाँ पर, तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर x की वैल्यू तो a प्लस बी, सॉरी x की वैल्यू तो यहाँ पर x की वैल्यू a प्लस बी के इक्वल था, तो एलसीएस एंड आरएचएस में ये तो दोनों एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, समझ पा रहे हैं ये पॉइंट? अब देखिए यहाँ पर क्लियर नहीं है कि प्लस डेल्टा बी जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, डेल्टा ए जो होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव ही होगा, ऐसा कुछ क्लियर नहीं होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि भाई एब्सोल्यूट एरर जो आप लिख रहे हैं उसके साथ आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ही है कि यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है ना? तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली रिलेशन तो ये था, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, बट अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि फॉर एरर टू बी मैक्सिमम, हम तो मैक्सिमम एरर पूछे अगर कि मैक्सिमम एरर क्या होगी, तो मैक्सिमम एरर के लिए हम पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे, आपको दोनों के मैग्नीट्यूड्स को ऐड ही करना चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम एरर मिलेगी। तो मैक्सिमम एरर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के पॉजिटिव वैल्यूज को लेने वाले हैं, तो प्लस ए प्लस सॉरी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये यहाँ पर इस केस में आपको एरर मिलने वाली है। बताइए ठीक है? ओके, अब ऐसे ही सिमिलर केस यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए भी बनेगा। सेकंड केस है इन सब्ट्रैक्शन के केस में समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा कि लेट एक क्वांटिटी थी x जो a एंड b दोनों के डिफरेंस से फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है? दोनों के डिफरेंस से फाइंड आउट कर रहे थे। a की जगह पर हमने जब a को मेजर किया तो हमें वैल्यू a प्लस माइनस a इस फॉर्म में मिली, प्लस माइनस डेल्टा a के फॉर्म में। b प्लस माइनस डेल्टा b रेंज मिल रही है, तो x जो होगा उसकी भी वैल्यू मेजर्ड वैल्यू में कुछ एरर होगी, तो x की जगह पे आपको x प्लस माइनस डेल्टा x लेना पड़ेगा। जब ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल होगा a माइनस b, इसको अलग कर लिया मैंने, देन दूसरे ब्रैकेट में लिखा देखो प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, बोलो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर x इक्वल है a माइनस बी के, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर लिखा है प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल है प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब एग्जैक्टली हमें कुछ भी नहीं पता कि डेल्टा ए पॉजिटिव है या निगेटिव है, डेल्टा बी पॉजिटिव या निगेटिव है ना? बट हमें ये जरूर पता है कि अगर हम मैक्सिमम एरर की बात करें, फॉर एरर टू बी मैक्सिमम, कि मैक्सिमम एरर कब होगी, तो मैक्सिमम एरर के लिए हमें इन सबको ऐड ही करना चाहिए अगेन। समझ पा रहे हैं? तो मैक्सिमम एरर के लिए आप बोलेंगे कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी दोनों के मैग्नीट्यूड्स का सम आप निकालेंगे सिंपली, यही है डेल्टा एक्स अगेन मैक्सिमम एरर, एंड मैक्सिमम एरर ही हम वहां पर लेकर के चलेंगे। ओके, थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है प्रोडक्ट अगर हो रहा हो दो क्वांटिटीज का, एंड देन उस प्रोडक्ट की हेल्प से हम थर्ड क्वांटिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये देखिए ऐसा कुछ ऐसा है कि x इक्वल है a इंटू बी के, दो क्वांटिटीज हैं a एंड b, दोनों के प्रोडक्ट से आपने x को ऑब्टेन कर रखा है, ठीक है? क्या हो रहा है? फिर से वही सेम चीज कि आपने a एंड b को मेजर किया, आपको दिखा कि a जो है उसकी वैल्यू इस रेंज में हो सकती है, एरर है उसकी वैल्यू में कुछ, b की भी वैल्यू में कुछ एरर है। अगर ऐसा है तो x की भी वैल्यू में कुछ एरर आने वाली है,
ठीक है, आप यहाँ पर चाहें तो इसको अब सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज रख सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व करने के लिए वैल्यूज रख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अभी यहाँ पर समझिए एक पॉइंट कि अगर ए एंड बी में आने वाली जो एरर है वो बहुत स्मॉल है, तो इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देते हैं। देखो इक्वेशन के अंदर ये मानते हुए कि जो एरर है वो बहुत स्मॉल होती हैं जनरली एज कंपेयर टू मीन वैल्यू, तो इस एक्सप्रेशन का मैंने लॉग ले लिया। मैंने क्या किया है, लॉग लिया हुआ है इस इक्वेशन का। ठीक है, ओके बेटा। अब जब लॉग लेंगे तो लॉग m इंटू एन मीन्स लॉग m प्लस लॉग n बनता है, ये बनता है log x। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखें अगर हम, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर, लेट किसी भी एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। लेट मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दिया, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बी, इन सबका डिफरेंशिएशन करिए। क्या आने वाला है इन सबका डिफरेंशिएशन, तो आपको ये देखो क्या मिल रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। इसका मतलब हुआ, आपको डिफरेंशिएशन में याद होगा ये होता था 1/x, 1/x बन रहा है ये x। इस तरफ लिखा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ए। अब यहाँ पर लॉग ए का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ए का डिफरेंशिएशन, लॉग ए का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। समझिएगा भाई, हमने यहाँ पर x का लॉग x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पढ़ा है, बट लॉग ए का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला तो नहीं होता था। आप इसको एज x जब ट्रीट करेंगे तो ये बनेगा 1/x। देन जिसको आपने एज x ट्रीट किया उसका डिफरेंशिएशन और हो रहा है, तो dA बाई dx और आया। इसी तरह से इस वाले एक्सप्रेशन में देखें तो इसको log b नहीं log x की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/x। देन जिसको आपने x माना है उसका वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन होगा तो dB बाई dx बनेगा, और इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको ये इक्वेशन दिखने लगी है। dx से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन में तो dx बाई x इक्वल होगा dA बाई a dB बाई b। ऐसे दिख रही इक्वेशन। यहाँ पे आपको पता है dx इज नथिंग बट द स्मॉल चेंज इन x। तो जब आप x की वेरिएबल वैल्यू ले रहे हैं तो x में जो चेंज है वो dx है, तो इसको एरर के टर्म में भी लिख सकते हैं हम। इसको एरर ही तो बोल सकते हैं कि लेट ये मीन वैल्यू थी, उसमें आने वाली एरर ये है, ये मीन वैल्यू थी उस a में और उसमें आने वाली एरर ये है, ये मीन वैल्यू थी उसमें आने वाली एरर ये है। तो आप ये बोलेंगे कि ये जो लिखा है ये और कुछ नहीं लिखा, ये डेल्टा x बाई एक्स इक्वल है डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ये आपको रिलेशन इस बार मिला है रिलेटिव एरर का। रिलेटिव एरर ऑफ a एंड रिलेटिव एरर ऑफ b, इन दोनों का सिंपली जो सम होगा वही इक्वल होगा रिलेटिव एरर इन x। समझ पा रहे हैं? तो आपको ये रिजल्ट फाइनली याद रखना है कि ऐसा कुछ होगा जब हम प्रोडक्ट के केस की बात करेंगे। लास्ट केस अब यहां पर इन डिवीजन के केस में क्या होगा, तो लेट यहाँ पर एक क्वांटिटी थी x जो a बाई b से डिफाइंड थी। अब हमें इसको सॉल्व करना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेट यहाँ पर अगेन पॉइंट तो सेम ही है कि a जो है इसमें कुछ एरर थी, ये a प्लस माइनस डेल्टा a है, b में कुछ एरर थी, b प्लस माइनस डेल्टा b है। ठीक है, ओके। दोनों में अगर एरर होगी तो x में भी कुछ एरर होगी, एंड x में एरर को लेकर के आप x को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x।
ठीक है, समझ पा रहे हैं? ऐसा कुछ लिखा है मैंने। अगेन आप सेम प्रोसेस रिपीट करिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल है a इंटू बी की पावर -1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसको क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं लेट। तो इधर तो ये बन रहा है, सॉरी अभी पहले इसका लॉग ले लीजिए, लॉग लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, लॉग x इक्वल होगा लॉग a प्लस लॉग b की पावर -1। लॉग में आपको पता है कि ये पावर्स जो होती हैं वो आगे आ जाती हैं, तो ये -1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो -1 का मतलब यहाँ पर सिंपली नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करिए तो ये बनेगा 1/x, ये बनेगा 1/a इंटू डी ए बाई डी एक्स। अभी हमने किया हुआ है, सेम चीज ही चल रही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। 1/b डी बी बाई डी एक्स, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एक्स बाई एक्स डी ए बाई ए माइनस डी बी बाई बी, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है निगेटिव साइन, बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि यहाँ पर डीबी जो है वो पॉजिटिव ही है, डीबी पॉजिटिव है इसकी कोई गारंटी नहीं है, डी ए पॉजिटिव है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको समझना है ये पॉइंट, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब जब मैक्सिमम एरर की बात करेंगे, मैक्सिमम एरर की, तो फॉर एरर टू बी मैक्सिमम हम हमेशा क्या करने वाले हैं, समेशन, दोनों का एडिशन ही करने वाले हैं। तो ये जो पहले तो डी वाला जो टर्म है उसको हम एज अ डेल्टा रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा ए बाई ए। एंड यहाँ पर जो नेगेटिव साइन था, नेगेटिव ना लेकर के हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं। भाई जब ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बनने वाला है, पॉजिटिव बन जाएगा ना। तो उस केस में एरर कितनी आ जाएगी, दोनों के सम के इक्वल। तो मैक्सिमम केस में कितनी आ सकती है, दोनों के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल ही रिलेटिव एरर इसमें एक्स की वैल्यू में आ सकती है। ओके, तो हमेशा आपको याद रखना है कि मैक्सिमम एरर के लिए हम हमेशा पॉजिटिवली ऐड करते हैं सारे के सारे एरर्स के मैग्नीट्यूड्स को। ओके, अब ये देखिए, ये जो एक अप्रोच है यहाँ पे प्रोडक्ट एंड डिवीजन के केस में, ये एक अप्रोच थी। इससे हटके भी एक अप्रोच पॉसिबल है। वो अप्रोच कैसे कैसे आएगी, देखिए करते हैं। इससे हट करके कौन सी अप्रोच हो सकती है, प्रोडक्ट वाले केस की ही सेकंड अप्रोच है। तो ऑल्टरनेट मेथड क्या है, आपने x को लिखा था एज a इंटू बी, एंड देन a की जगह हमें रिप्लेस करना था a प्लस माइनस डेल्टा a, b की जगह रिप्लेस करना था b प्लस माइनस डेल्टा b, एंड x की जगह रिप्लेस करना था x प्लस माइनस डेल्टा x। वैल्यू सारी रखते हैं, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल है a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट कर रहा हूँ, दोनों तरफ प्रोडक्ट कर रहा हूँ। इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये बनेगा बेटा, देखो ए बी प्लस इस वाले टर्म का पहले इसमें मल्टीप्लाई किया, इस वाले टर्म का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, फिर मैं इस वाले टर्म का इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बनेगा प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए, एंड इस वाले टर्म का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस माइनस प्लस ए डेल्टा बी। बोलो, ऐसा एक्सप्रेशन बनता हुआ दिख रहा है। इस तरफ क्या लिखा है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को मैंने यहाँ पर देखें, अच्छा पहले तो ये समझो, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, इधर ये एक्स की मतलब ए इंटू बी ही था, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब ये आपके सामने लिखा है डेल्टा एक्स प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, तो मैंने पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया है। अब x से डिवाइड करने का मतलब इन सारे टर्म्स को मैं अलग अलग भी डिवाइड कर सकता हूँ, एक ही बात है। x का मतलब तो a इंटू बी है, तो मैं यहाँ पर इनकी जगह a इंटू बी भी लिख सकता हूँ। ये देखो,
ये क्या लिखा है, a इंटू बी, ये क्या लिखा है, a इंटू बी, लिख सकते हैं इसे। अब इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर a से a कैंसिल हो रहा है, इस तरफ ये फर्स्ट टर्म बन रहा है यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, इसमें देखो b से b कैंसिल हो रहा है, ये क्या बन रहा है, प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, तो प्लस माइनस डेल्टा a बाई a ये बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर प्लस डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन a इंटू बी बन रहा है। एंड इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स। अब समझिएगा, बेसिकली ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू दीज टू क्वांटिटीज। क्यों है स्मॉल, इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट एक क्वांटिटी थी a, जिसकी वैल्यू आपने मेजर की, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, किसी भी यूनिट की कोई भी वैल्यू है ये, तो 10 प्लस माइनस 0.1 ऐसा मैंने ले लिया। b की वैल्यू मैंने ले ली है लेट 20 प्लस माइनस 0.3। तो आप जब ये क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर्स जो आएंगी, ये एब्सोल्यूट एरर्स को ही लिखी होंगी, है ना। वैल्यूज रखिए यहाँ पर, डेल्टा a की वैल्यू आप रखेंगे 0.1, डेल्टा b की वैल्यू रखेंगे 0.3, डिवाइड करेंगे a इंटू बी यानी 200 से। तो ये वैल्यू आपको कैसे दिख रही है, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यूज है। जब आप डेल्टा a बाई a की बात करेंगे, तो ये इसके कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल होने वाली, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज जो है डेल्टा a एंड डेल्टा b बहुत ही स्मॉल है। एंड दोनों का प्रोडक्ट करेंगे अगर आप, तो और ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी मिलने वाली है आपको। समझ पा रहे हैं ये पॉइंट। तो ये जो क्वांटिटी है ये निग्लिजिबली स्मॉल होती है इन जनरल, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। एंड अगर आपने इसको निग्लेक्ट कर दिया तो आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है कि प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, इन का सम जो होगा वो डेल्टा एक्स बाई एक्स के इक्वल है। तो ये आपको अल्टरनेट मेथड दिख रहा है। तो अल्टरनेट मेथड भी अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंशिएशन का जो मेथड है वो आप याद रखिए, उसकी हेल्प से आप यहाँ पर एरर लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, अब एक लास्ट केस और है। इन केस ऑफ पावर, एरर कैसे प्रोपोगेट होगी इन केस ऑफ पावर, इसको समझते हैं। लेट आपसे बोला मैंने कि एक क्वांटिटी है x, जो हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, k a की पावर n। ठीक है, x इक्वल है k a की पावर n। वहां यहाँ पर k जो है वो एक कांस्टेंट है, ऑब्वियसली n भी एक कांस्टेंट है, पावर है। एंड a जो है, इसके मेजरमेंट में आपको कुछ एरर मिली, कुछ ऐसे मैंने दिखा दिया इसको, इसकी मीन वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, एवरेज एब्सोल्यूट एरर के साथ। तो अब यहाँ पर मुझे x में भी कुछ एरर मिलने वाली है। अब ये यहाँ पर a की पावर भी है, तो अब पावर का भी कुछ रोल यहाँ पर एरर में दिखने वाला है। आपको x में कुछ एरर मिलेगी, तो x में एरर अगर आपको मिल गई तो उसके फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं, करते हैं क्या करेंगे अब यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इस केस में आप बोलेंगे कि भाई देखिए, x की जगह पर मैंने लिख दिया x प्लस माइनस डेल्टा x। पहले मैं अल्टरनेट मेथड जो है उसको ही ले लेते हैं, उसकी हेल्प से लिखें अगर, तो k a की पावर n, a की पावर n का मतलब है कि a की जगह मैंने लिखा है प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a, देन इसकी पावर n ऐसे लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर मैंने a को ब्रैकेट के अंदर कॉमन किया है, तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a बनेगा इन ब्रैकेट, देन इस पूरे की पावर n होगा, ये x प्लस माइनस डेल्टा x लिखा होगा। यहाँ तो ठीक है। अब ब्रैकेट जो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, उससे a को बाहर लाएंगे तो a की पावर n भी आ जाएगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा होगा, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a टू द पावर n, x प्लस माइनस डेल्टा x।
ये लिखा होगा। इस एक्सप्रेशन में आपको यहाँ तक की कैलकुलेशन समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या किया हमने, एलएचएस वाले पार्ट में भी सेम प्रोसेस रिपीट कर देते हैं, एक्स को कॉमन कर लेते हैं। एक्स को कॉमन करेंगे एलएचएस वाले पार्ट में अगर, तो आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। बोलो, ये x इक्वल है के की पावर n के, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में पूरा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये इक्वल है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए एंड इस पूरे की पावर n। इस एक्सप्रेशन को देखें अगर, तो अगर डेल्टा ए की वैल्यू एज कंपेयर टू ए बहुत स्मॉल है, जैसा कि जनरली होता है, तो इन केस हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस एक्स की पावर n को हम सिर्फ 1 प्लस एन एक्स तक ही एक्सपेंड करेंगे, बाकी हाई ऑर्डर के टर्म जो होंगे एक्स के, उन सबको निग्लेक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पर इसको लगाएंगे अगर, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड करें तो 1 प्लस माइनस n डेल्टा ए बाई ए यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखेगा। ये एक्सप्रेशन हमने ऑप्टेन कर लिया है, दोनों तरफ 1 था, ठीक है। डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल है n डेल्टा ए बाई ए। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इस एक्सप्रेशन को देखिए अगर, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ये रिलेटिव एरर है यहाँ पर x में, एंड ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये डेल्टा ए बाई ए, ये a की रिलेटिव एरर है, बट a की रिलेटिव एरर का n टाइम्स इक्वल है रिलेटिव एरर इन x। तो इस बार हमको इस तरह का एक अरेंजमेंट मिला है। बताइए समझ पा रहे हैं ये पॉइंट, ठीक है। यस सर। तो अब ये जो मैंने यहाँ पर प्रोसेस दिखाया आपको, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती थी वैल्यू, तो आप हर केस में यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल। देखिए क्या है एग्जांपल। भाई अभी तो हमने जो केस लिया था वो सेपरेटली एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। लेट हमने यहाँ पर एक ऐसा केस ले लिया कि y इक्वल है a इंटू बी स्क्वायर, इस तरह का केस है। मतलब प्रोडक्ट तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ जो सेकंड क्वांटिटी है b, इसका स्क्वायर भी है। तो अब इस केस में y के मेजरमेंट में क्या एरर होगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो अब y के मेजरमेंट में एरर कितनी होगी ये हमको बतानी है, या फिर लेट रिलेटिव एरर हमको बताना है। तो कैसे करेंगे, तो आप इसको बोलेंगे कि भाई प्रोसेस, अगर हम पूरा प्रोसेस देखें तो पूरा प्रोसेस तो वही है कि भाई आप क्या करेंगे, a की जगह पर ये रिप्लेस करेंगे, b की जगह पर ये रिप्लेस करेंगे, तो y की जगह पे भी आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, अगर आप फर्स्ट मेथड के थ्रू जाएंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, आप लॉग लेंगे पहले। लॉग लेने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो कुछ ऐसी दिख रही होगी कि log y इक्वल है log a प्लस 2 टाइम्स ऑफ log b। देखो ऐसी दिखेगी इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dy बाई y da बाई a प्लस 2 टाइम्स ऑफ db बाई b। d का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है बल्कि एरर की ही बात हो रही है। ये डेल्टा y बाई y, डेल्टा a बाई a एंड 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b, ये आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि आप अगर यहाँ पर a में रिलेटिव एरर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, b में रिलेटिव एरर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो y में रिलेटिव एरर कितनी होगी इसको हम लिख सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल है अब यहाँ पर और, लेट y इज अ क्वांटिटी which is equal to a square b cube upon c की पावर -3 into 4 and
परसेंटेज एरर in the measured value of and the percentage error in the measured value of A, B and C are respectively 1%, 1/2% and 1%. Find percentage error in the value of y. y की वैल्यू में परसेंटेज एरर कितनी होगी ये हमको निकालनी। क्या करें? तो अभी देखिए स्टार्टिंग है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख के दिखाता हूँ, आपको समझना है क्या हो रहा है। देखिए समझिए, आप सबसे पहले तो लॉग ले रहे हैं। लॉग लेंगे अगर पूरी इक्वेशन का तो आपको ऐसा ही मिलेगा लॉग y। इस तरफ देखें तो इस पूरे को एक मान लीजिए, 4 को एक तरफ ले लीजिए तो log 4 प्लस लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी। इस क्वांटिटी के अंदर भी इसको पूरा एक मान लीजिए, इसको अलग अलग मान लीजिए, तो ये क्या बनेगा लॉग ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ c प्लस सॉरी माइनस लॉग ऑफ c की पावर -3 ये बनेगा। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को भी आप चाहें, इस वाली क्वांटिटी को इसमें भी आप log m माइनस log n लगा सकते हैं, तो अगेन ये स्प्लिट हो जाएगा। ये अगेन स्प्लिट होगा तो ऐसे आएगा log a स्क्वायर प्लस log b स्क्वायर एंड माइनस log c की पावर -3 लिखा ही है। देन log m टू द पावर n log m, ये वाला रिलेशन लगाएंगे तो ये पावर्स आगे आ जाएंगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पर -3 आएगा तो -3 प्लस का, देखो माइनस इंटू -3 प्लस का 3 हो गया। ये एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पर log 4 था। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं लेट y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो बनेगा dy बाई y। ये क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू da बाई a, इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू db बाई b एंड ये 3 इंटू dc बाई c। क्या दिख रहा है आपको कि dy का मतलब कुछ और नहीं है बल्कि ये एरर्स ही हैं। तो डेल्टा y बाई वाई, डेल्टा a बाई a, डेल्टा b बाई b, डेल्टा c बाई c। अब इस पूरी इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये लिखा है 2 इंटू डेल्टा a बाई a इंटू 100। ये क्या लिखा है 2 इंटू डेल्टा b बाई b इंटू 100, 3 इंटू डेल्टा c बाई c इंटू 100। ये वैल्यूज बन रही है। अब इन वैल्यूज के अंदर जो आपको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन उनको प्लेस कर दीजिए। ये लिखा है 2, ए में आने वाली एरर है परसेंटेज एरर 1%, ये देखो परसेंटेज एरर यही तो थी। बी में आने वाली परसेंटेज एरर है 1/2%, सी में आने वाली परसेंटेज एरर है 1%। ये बन रहा है 2%, ये बन रहा है 1%, ये बन रहा है 3%। तो 3 + 1 + 2 कितना हो गया, तो 6% की एरर होगी, परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ y 6% होगी। बताइए ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके